16 अक्टूबर 2022 को चाइना में 20th चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस को ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस इवेंट को 2022 का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट गिना जा रहा था, क्योंकि इस इवेंट में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को थर्ड टाइम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। शायद आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें यूनिक बात क्या है, दूसरी कंट्रीज के प्रेसिडेंट भी दूसरी तीसरी बार इलेक्ट होते रहते हैं, लेकिन चाइना में ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं है। चाइना में माओ जेडोंग के बाद ऐसा करने वाले शी जिनपिंग पहले प्रेसिडेंट हो गए और इसीलिए पूरे वर्ल्ड की नज़र चाइना के इस डिसीजन पे थी, क्योंकि चाइना आज के टाइम पे इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सपोर्ट की, पूरे वर्ल्ड की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है। बट इस टाइम पे चाइना की इकोनॉमी एक मैसिव स्लो डाउन से गुजर रही है और शी जिनपिंग के पास यही चैलेंज रहेगा कि क्या वो चाइना की इकोनॉमी को वापस से रिवाइव कर पाएंगे, और इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। Bloomberg and the Financial Times have reported around 250 million people were infected during the first weeks of December. Over in China, Xi Jinping is struggling to keep the lights on. His hybrid economy is literally going dark. The world's second largest economy, China, is in the middle of a property crisis which is showing no signs of abating. The crisis that began with Evergrande. The China COVID infection soaring. Lockdowns, quarantines, business shutdowns. WHO is very concerned over the evolving situation in China. The wave of protests that swept across China over its draconian COVID restrictions have pushed Chinese leadership to act. जैसा हम सबको पता है कि चाइना की इकोनॉमी एक एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का है। और अगर हम सिर्फ 2021 की बात करें तो चाइना ने $3.36 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट किए थे और कोविड-19 के बाद भी चाइना का एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है। बट रिसेंट पॉलिटिकल इवेंट जैसे कि रशिया यूक्रेन के वॉर में चाइना का ओपनली रशिया को सपोर्ट करना और 2022 में नए कोविड वेरिएंट को हैंडल करने में अनसक्सेसफुल होने की वजह से चाइना के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसकी वजह से पूरे चाइना की इकोनॉमी एक मैसिव स्लो डाउन से गुजर रही है। जहां पे वर्ल्ड बैंक ने अर्ली 2022 में चाइना के ग्रोथ को 4.3% प्रेडिक्ट किया था, लेकिन अभी के टाइम पे उन्होंने ये ग्रोथ रेट करेक्ट करके 2.7% पे ला दिया है। चलिए इसके पीछे के रीजंस को समझते हैं। इसमें सबसे पहला रीजन है चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी। चाइना ने कोविड के चलते पूरे देश में जीरो कोविड पॉलिसी को इम्पोज किया था, जिसके चलते वो अपने हेल्थ केयर एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के बदले लगातार लॉकडाउन लगा रहा था, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे चाइना ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा आउटब्रेक रिपोर्ट किया है, जिसके चलते सिर्फ एक ही दिन में चाइना में 37 मिलियन लोग कोविड से इन्फेक्ट हुए हैं और ये माना जाता है कि फ्यूचर में ऑलमोस्ट 60% चाइनीज पॉपुलेशन कोविड से इन्फेक्ट होगी। और सिचुएशन इतनी खराब है कि कुछ बड़े हॉस्पिटल ने तो क्लियरली बोल दिया है कि उनके पास ब्लड, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेटर की इनफ सप्लाई नहीं है। और इस आउटब्रेक के पीछे एक ये रीज़न भी माना जाता है कि चाइनीज़ वैक्सीन भी इतनी इफिशिएंट नहीं थी और लोगों में भी लगातार लॉकडाउन की वजह से कोविड के अगेंस्ट उनकी इम्यूनिटी भी बिल्ड नहीं हुई और इस लगातार लॉकडाउन की वजह से चाइना की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बंद है। और एक सर्वे के हिसाब से यूएस की ऑलमोस्ट 55% कंपनियाँ चाइना में अगले 5 साल के लिए अपने आप को सेफ नहीं गिनती और ये चीज़ चाइना के लिए बहुत कंसर्निंग है। और दूसरा रीज़न है 3 रेड लाइन पॉलिसी। लेट 2021 में चाइना की एवरग्रांड ग्रुप ने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर कर दिया था, जो चाइना की सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है, जिसका रीज़न था चाइना की 3 रेड लाइन पॉलिसी, जिसके चलते कंपनियों को न्यू लोन्स एंड डेप्ट एक्वायर करने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, जिसमें सबसे पहली चीज़ थी कि किसी भी कंपनी का लायबिलिटी टू असेट रेशियो 70% से कम होना चाहिए, जिसको आप इजीली लायबिलिटी डिवाइड बाय असेट से निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़ थी कंपनियों का नेट गियरिंग रेशियो 100% से कम होना चाहिए, जिसको आप कंपनी की बोरोइंग डिवाइड बाय कैपिटल से निकाल सकते हो। और लास्ट चीज़ थी कंपनी का कैश टू शॉर्ट टर्म डेट 1x से कम होना चाहिए। और इन 3 रेड लाइन के हिसाब से डिसाइड होगा कि
कंपनियों को फ्यूचर में बैंक से दूसरे लोन्स मिलेंगे कि नहीं। अगर कोई कंपनी इनमें से एक भी रेड लाइन को ब्रीच नहीं करती है तो उनको ग्रीन कैटेगरी में रखा जाएगा, जिसके हिसाब से वो अगले साल 15% का डेट रेज कर सकती है। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक रेड लाइन को ब्रीच करती है तो उनको येलो कैटेगरी में डाला जाएगा और वो अगले साल 10% डेट को रेज कर पाएगी। और अगर कोई कंपनी 2 रेड लाइन को ब्रीच करती है तो वो अगले साल 5% ही डेट रेज कर पाएगी। और लास्ट में अगर कोई कंपनी 3 रेड लाइन को ब्रीच करती है तो उनको फ्यूचर में बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा। और डिफ़ॉल्ट के केस में चाइनीज़ गवर्नमेंट भी उनको बेल आउट नहीं करेगी, जिसकी वजह से चाइना की कई बड़ी रियल एस्टेट एंड फिनांस सेक्टर की कंपनियों को डिफ़ॉल्ट करना पड़ा क्योंकि ये 3 रेड लाइन को ब्रीच कर रही थी। और तीसरा रीज़न है चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी। आपने अक्सर सुना होगा कि चाइना इकोनॉमिक बैकवर्ड कंट्रीज़ को हाई इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और अफ्रीका के कुछ नेशंस। और जब भी फ्यूचर में ये कंट्रीज़ अपने लोन्स को रीपे नहीं कर पाती तो चाइना उनके एरियाज़ को कंट्रोल कर लेता है, जिसकी वजह से चाइना अपने ऑल टाइम हाई लिमिट $11,435 बिलियन के डेट पे पहुंच चुका है। और इसी के साथ चाइना के सामने अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक तरफ प्राइवेट कंपनी अपने प्रॉफिट्स को मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर रही है और दूसरी तरफ एवरी ईयर 10.8 मिलियन स्टूडेंट्स चाइना की कॉलेज से पास आउट होते हैं, जिनके लिए भी एक एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और साथ में ही टेक जायंट जैसे कि अलीबाबा एंड टेंसन जैसे प्लेयर्स ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार प्रॉफिट्स में गिरावट देखी है। और चौथा रीजन है प्रॉपर्टी बबल। चाइना ने हमेशा से ही रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में हैवीली इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट चाइना का 1/3% जीडीपी का रियल एस्टेट से ही आता है। बट कोविड के चलते लोगों की इनकम में एक मैसिव ड्रॉप देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो नए घर नहीं परचेज कर पा रहे और जिन्होंने लोन के ऊपर घर को परचेज किया है वो लोन्स रीपे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कंपनियों के पास इनफ पैसे ना होने की वजह से कुछ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और दूसरी तरफ 3 रेड लाइन पॉलिसी की वजह से वो बैंक से दूसरे पैसे नहीं उठा पा रहे कि वो बिल्डिंग्स को खत्म कर पाए। और यही साइकिल की वजह से एक प्रॉपर्टी बबल बन चुका है और चाइना में रियल एस्टेट के प्राइस ऑलमोस्ट 20% से डिप हुए। और लास्ट रीजन है क्लाइमेट चेंज। चाइना ने अनाउंस किया था कि बाय 2060 वो कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाएंगे और इसी रीज़न से वो रिन्यूएबल एनर्जी पे हैवीली इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। बट चाइना को एनर्जी हिट तब मिला जब ऑस्ट्रेलिया, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कोल सप्लायर है, उन्होंने पॉलिटिकल रीज़न की वजह से चाइना को इनफ कोल सप्लाई करने से मना कर दिया, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अपने प्रोडक्शन हार कम पड़ने पड़े और लॉसेस उठाने पड़ेंगे, जिसके चलते कुछ बड़ी कंपनी ये भी सोच रही है कि वो अपने प्लांट्स को चाइना में से हटा के दूसरी कंट्रीज में मूव कर दे। ये तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की। अब हम समझते हैं कि शी जिनपिंग इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चाइना के ग्रोथ के पीछे शी जिनपिंग का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हमेशा से ही चाइना को इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड के थ्रू एक्सपांसन दिया और इस टाइम पे भी उनको ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले उनको जीरो कोविड पॉलिसी को हटाना पड़ेगा, जिसके चलते लोग एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अपने रूटीन पे वापस जा पाए, जो एक चाइना की डेवलपमेंट के ऊपर एक नया स्टेप होगा। और उसी के साथ उनको रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है चाइना की जीडीपी का। और लास्ट में उनको टेक कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना पड़ेगा, जिससे चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, क्योंकि चाइना की पब्लिक सेक्टर कंपनीज इतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगी। और आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि इसके अलावा चाइना और क्या चीज़ें कर सकता है अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और अगर इसके अलावा हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। विल सी यू इन नेक्स्ट वन।